देखिए घटनासार हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, अभी अभी जस्ट आई है 2-4 दिन पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कवर करती है जनवरी से लेके जून तक पूरा करंट अफेयर्स, राइट, पूरा करंट अफेयर्स। इसका एक वीडियो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करा दिया, अब ये चैनल पे प्रॉपर आज आपको इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई नजर आ जाएगी। ये जो बुक है यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं घटनासार, ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको मिलेगा, अंक 2 के नाम से आपको आती है, मार्केट में आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात है, एक टॉपिक इसका मैंने कंप्लीट कर दिया था, एक सूचना और थी। सूचना ये थी कि देखिए ये जो क्रॉनिकल है पतली वाली, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसको जो जुलाई माह की क्रॉनिकल है उसको कंप्लीट किया जा चुका है 2 लेक्चर में, और जो जून माह की क्रॉनिकल है उसको कंप्लीट किया जा चुका है पूरे 3 लेक्चर में। प्लेलिस्ट इनकी प्रॉपर बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, ठीक। दूसरी बात है, करंट अफेयर्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ चल रहा है बिल्कुल इतना ही काफ़ी है, बहुत पर्याप्त है, अलग से आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्य जो पक्ष हैं उनके लिए आप इधर उधर जा सकते हैं, उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात है, मैंने आपको अभी ये स्किप करने को बोला था क्योंकि यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट है, पूरा सार संग्रह है, पूरी बुक में जो लिखा है उसी को इन्होंने 14 पेजेस तक इन्होंने बुलेट पॉइंट में कंप्लीट कर दिया। इसलिए मैंने अभी आपको स्किप करने को बोला था, क्योंकि मैं जब ये सारी चीज़ें अभी आपको करा दूंगा तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप ये बहुत इजी हो जाएगा, राइट। इसके लिए तो यहाँ पे हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं में थे, अब हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं में सीधे आ जाते हैं। राष्ट्रीय घटनाओं में हम लोगों को आना है, और उसमें क्योंकि जो चुनाव वाला जो 2014 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, 2024 में जो चुनाव हुआ है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक जो सेकंड वाला है, वहाँ से हम लोग आज की शुरुआत होने वाली है। यहाँ से इस पॉइंट पे बहुत वक्त नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग सीधे यहीं पे आ जाएंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनकी भारत यात्रा हुई है। अब देखिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ऐसे बढ़ जाती है क्योंकि 9 जून को मैंने आपको बताया था, 9 जून को प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी वो इंडिया आई, और इसके बाद में दोबारा से 21 और 22 जून को इनको दोबारा आना पड़ा। कारण क्या था, वो कुछ कारण थे ऐसे इंपॉर्टेंस कुछ कारणों की थी जिनको कुछ ऐसी योजनाएं थी जिनको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना था, इसलिए इनको आना ये मजबूरी पड़ी। इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है। तो शेख हसीना है प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो आई हैं उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल के साथ में, 2 दिवसीय की इनकी यात्रा थी, और ये यात्रा मोदी के साथ में इन्होंने बैठी और उनसे बातचीत हुई, और ये जो बातचीत हुई हैदराबाद हाउस में, दिल्ली में हैदराबाद हाउस है, वहाँ पे ये बातचीत हुई, एक बात। दूसरी बात है, शेख हसीना देखिए इंडिया का जो बहुत अच्छा एक तरीके से कह सकते हैं एलाई है, अपने नेबरहुड कंट्री में अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश बहुत अच्छा एलाई है। दूसरी चीज़ है, एलाई आज का नहीं है, 1971 की वॉर आपको याद होगी, शेख मुजीबुर रहमान आपको याद होंगे, उन्हीं की ये बेटी हैं, वो उस समय राष्ट्रपति हुए, फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर हुए। 1975 में तख्ता पलट हुआ, और तख्ता पलट की कोशिश हुई, इनकी जो शेख हसीना है उनके माँ बाप मार दिए गए, 3 भाई बहन इनके मार दिए गए, और खुशकिस्मत ये थी कि ये बच गई, इनकी एक छोटी बहन बच गई। इस समय आप देखते हैं 1971 की लड़ाई में शेख मुजीबुर रहमान का बहुत सपोर्ट किया इंडिया में। उस समय यहाँ की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे इंदिरा गांधी शासन में थी, और वो एक बहुत सशक्त लेडी थी, सीधा फैसला लेने वाली लेडी थी। उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान बना जाके बांग्लादेश। 1905 में आपको याद होगा, हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं, बंगाल विभाजन हुआ। पूर्वी जो बंगाल था उसमें राजशाही और चटगांव ढाका ऐसी कुछ चीज़ें थी, तीन ये थे, और असम का कुछ क्षेत्र मिला के इसको बना दिया गया था। 71 में ये जाके प्रॉपर फुल फ्लेश तरीके से जब ये एक देश बनता है तो एक भारत का एक अच्छा एलाई भी बनता है। लेकिन 75 में ऐसी दुर्घटना हो गई जो शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई, वहाँ पे इनकी शेख हसीना की इनकी माँ की हत्या हो गई, ठीक है। तो इसके बाद में 6 साल तक ये इंडिया के अंदर रही है निर्वाचित रूप से, इसलिए इंडिया के अंदर इनका अलग जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसलिए बहुत अच्छा एलाई है, बहुत प्यारा एलाई है, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसको हम लोगों ने जिसमें पीछे डिस्कस किया था, उसी में ये भी है, राइट। तो एक चीज़ और भी आप जान लीजिए, थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ है, मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा। बांग्लादेश के पड़ोसी जितने भी इंडिया के जितने स्टेट हैं उनको आप समझने की कोशिश करें कि वो कौन कौन से हैं। देखिए जो बांग्लादेश, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ में लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे आपको बांग्लादेश ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, ऊपर यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको असम देखने को जैसे मिल गया, ठीक है, यहाँ पे आपको मेघालय देखने को मिल गया। इधर जब आप इधर साइड में आएंगे तो 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है त्रिपुरा को, और इधर साइड में जब और त्रिपुरा के और ईस्टर्न साइड में जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ आपका मिजोरम मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जो इसकी बाउंड्री बनाते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री है जो शेयर करते हैं किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में, एक बात। दूसरी बात है लार्जेस्ट, बांग्लादेश के साथ में जो लार्जेस्ट बाउंड्री है वो शेयर
करता है वेस्ट बंगाल, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी, राइट। ठीक, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिले आपकी बार। ठीक, कारण है उसका क्योंकि जब नए क्वेश्चन बनते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं पूछा जाता कि कौन सी बाउंड्री शेयर करता है, किससे करता है, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं, उसी में कुछ ना कुछ जुड़ेगा जाके। इसलिए मेरा ऐसा अनुमान है कि ये ऐसा एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, याद रखना लगभग 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ में, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है ये, इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक, इसके और अब बड़ा दिलचस्प आंकड़ा इसमें यह है कि जो आपका जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल आधे से ज़्यादा बाउंड्री अकेले वेस्ट बंगाल, लगभग आई थिंक ये 2200 के आसपास होगा या ऐसे कुछ होगा, आप देख लेना एक बार जाके। तो इतनी मतलब बहुत लार्जेस्ट बाउंड्री जो शेयर करता है वो वेस्ट बंगाल शेयर करता है। ठीक, एक चीज़। फिर इन सब चीज़ों को जरा देख लेते हैं। फिर एक बात है यहाँ पे, जो मेन मुद्दा था यहाँ पे देखिए ये निकल के आया, तीस्ता नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए। देखिए हम लोग अच्छा एलाई है, नो डाउट बहुत अच्छा एलाई है, इस गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा एलाई बन के रहा है, पिछली गवर्नमेंट में भी जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उनमें भी बहुत अच्छा एलाई था बांग्लादेश। लेकिन कुछ विवाद ऐसे हैं जो सब देशों के साथ में निभाने होते हैं। ठीक है, वो हमको विरासत में मिले हैं, जिसको बोलते हैं ना, चीज़ें हमको विरासत में मिल गई हैं। उसी में है ये तीस्ता नदी का जल विवाद, इसका अभी तक निपटारा ठीक से हो ही नहीं पाया। जैसे जब इंडिया और चाइना की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में हमारा विवाद देखने को हमें मिलता है। लेकिन जब आप बात करेंगे पाकिस्तान के साथ में तो घनघोर विवाद है, वो तो वर्ल्ड बैंक कूद के आ गया 1960 के अंदर, अदरवाइज हम लोग तो लड़ ही रहे थे। फिर ऊपर की जो 3 नदियाँ थीं, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से चली गई, मतलब इसका कंट्रोल पाकिस्तान पानी पे चला गया, पानी का जो कंट्रोल है पाकिस्तान के हिस्से चला गया। नीचे वाली रावी, व्यास, सतलज ये इंडिया के हिस्से आ गई। फिर अब नेपाल आ गया, अब नेपाल के साथ में भी एक विवाद है। कौन सा विवाद है तो आपको पता चलेगा, कोसी नदी वाला। कोसी बिहार में आ जाती है बाढ़, कोसी नदी लेके आती है, बहुत ज़्यादा तलछटी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मड और ऐसी चीज़ें आती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वाला विवाद है, इसके लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, अभी तक कुछ हो नहीं पाया। खैर, मेगा परियोजना के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और प्रधानमंत्री मोदी हैं यहाँ पे, बांग्लादेश के समकक्ष शेख हसीना हैं, इनके दोनों लोगों की बातचीत हुई है। तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये थोड़ी जानने की आवश्यकता होती है, इसको जान लेना चाहिए, अच्छी बात है, समझे। जो ज्योग्राफी की कुछ बेसिक चीज़ थी वो मैंने बताने की कोशिश की और इसमें कुछ भी ऐसा था नहीं जो बताया जाए। एक चीज़ और मुझे जो याद आ रही है, याद रख लेना, जो सेना, जो इंडिया की जो आर्मी है उसके साथ में जो युद्धाभ्यास करती है बांग्लादेश, वो याद रख लेना संप्रीति नाम से करती है। ठीक है, संप्रीति, ये आज ठीक चल नहीं रहा, पता नहीं क्या बात, संप्रीति, एक बार मैं दोबारा इसको ऐसा करता हूँ, संप्रीति, ठीक, अभी भी नहीं चल रहा, खैर मैं बोल रहा हूँ इतना काफ़ी है। संप्रीति नाम से करता है। दूसरी चीज़ है, एक जो नेवल एक्सरसाइज होती है वो होती है बोंगो सागर के नाम से, बोंगो सागर, कुछ गड़बड़ है आज ये, क्योंकि ये प्रॉपर ठीक से चल नहीं रहा। ठीक, तो बहुत सारे मुद्दे हैं इनमें, बातचीत इनकी हुई है, समुद्री अर्थव्यवस्था है, डिजिटल क्षेत्र है, रेलवे है, अंतरिक्ष है, हरित प्रौद्योगिकी है, ऐसे सारी बहुत चीज़ें। यहाँ पे देखिए आपको एक वर्ड मिला है, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का क्या मतलब है? ब्लू इकोनॉमी जो एक तरीके से अगर मैं वैसे कहूँ तो ब्लू इकोनॉमी है क्या, तो दरअसल समुद्र के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाना ब्लू इकोनॉमी के अंदर आ जाता है। सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करेंगे? सही तरीके का इस्तेमाल का मतलब है कि उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाएगा, सतत रूप से यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं और इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। बहुत अच्छा, रेलवे की जैसे बात हुई, रेलवे में आपने मैत्री सुना होगा, है ना, मैत्री रेल चलाई गई थी इसके साथ में। ठीक, अगरतला ओखरा रेल लिंक अभी जनवरी में ही चर्चा में रहा था। अभी एक रेल चलने वाली है अगरतला से ओखरा तक। ठीक है, वो भी अभी चर्चा में हो सकता है, ये वाली आपसे पूछ ली जाए, अगरतला और ओखरा कहाँ से रेल लिंक कौन सा बनना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है मैत्री सेतु की भी अभी बात की गई थी, अभी थोड़े दिन पहले, पिछली जब मैं घटनासार करा रहा था, पिछली वाली, इससे जो पहले जो आई थी, वहाँ पे मैत्री सेतु आया था। तो वो भारत के मतलब आपके त्रिपुरा से अगर आप देखेंगे जो ऐसे करके जुड़ा हुआ है, नीचे त्रिपुरा, एक तरफ त्रिपुरा है, इधर मिजोरम है, त्रिपुरा से इधर, त्रिपुरा में एक जगह है यहाँ पे सबरूम, और यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रामगढ़। ठीक है, तो यहाँ से एक सेतु बनाया जा रहा है फेनी नदी के ऊपर, ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। 2 चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट था, बता दिया। चलो आगे का हमारी यहाँ से हेडलाइन है, भारत बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच में नई ट्रेन सेवा, चटगांव तथा कोलकाता के बीच में नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से निकल के आपके सामने आए। कौन सा? याद रखिए, ट्रेन सेवा कहाँ से कहाँ तक चल रही है? नहीं, राजशाही से कोलकाता। ठीक, राजशाही से कोलकाता। मैंने आपको अभी बताया कि बांग्लादेश जो है जब 1905 का बंटवारा हुआ तो राजशाही, चटगांव और ढाका 3 जगह, और उसमें असम का कुछ एरिया था, मिला के बना दिया गया ईस्टर्न बंगाल। फिर वेस्टर्न बंगाल बना, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा आ गए, आप सबको पता है।
तो यहाँ से ये जो राजशाही है, राजशाही से कलकत्ता तक चलाई जा रही है। दूसरी चीज़ है जो बस सेवा चल रही है वो चटगांव से कोलकाता तक चल रही है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, हो सकता है एग्जाम में आपके देखने को मिले। फिर दूसरी चीज़ है जो यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जो बच्चे आएंगे, कहाँ से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे, उसके लिए ई वीज़ा, ई मेडिकल वीज़ा की सुविधा इंडिया करेगा, ऐसा इंडिया ने बोला है। ठीक, दूसरी चीज़ एक और है, उत्तर पश्चिमी भाग के लोगों के लिए, बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहाँ पहुँचने के लिए भारत ने रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग खोलने की निर्णय लिया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ये मुद्दे कौन कौन से। जैसे भारत बांग्लादेश ने डिजिटल साझेदारी के लिए समझौता किया, समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था। अच्छा, नीली अर्थव्यवस्था को आप थोड़ा सा ठीक से देख के याद रखना, ठीक है। हो सकता है नीली अर्थव्यवस्था कभी कभी आ जाता ना इकोनॉमी वाले पोर्शन में, एक क्वेश्चन ऐसा फेंक देगा कहीं पे पड़ा हुआ उसको, कहीं ऐसी चीज़ें, अतरंगी चीज़ें, जब देखो जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो अतरंगी चीज़ें कभी कभी ढूंढते हैं वो सब, समझे। ऐसी मैं चीज़ें बीच बीच में ऐसे इसीलिए कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें कवर अप हो सकें, ठीक है। तो नीली अर्थव्यवस्था क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जो समुद्री रिसोर्सेज हैं, जो सी के जो रिसोर्सेज हैं, उनका सस्टेनेबल उपयोग करना है। कैसा? सतत उपयोग, मतलब उसको कोई हानि ना हो, इस तरीके से उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह संचार के सहयोग बढ़ाने के लिए इन स्पेस और बांग्लादेश के ICT दूर संचार मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ। देख लीजिए, एक यहाँ पे वर्ड आया है इन स्पेस। जब मैंने आपको इसरो चंद्रयान 3 का जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने 3-4 चीज़ें कवर की थी। NSIL क्या है, एंट्रिक्स क्या है, इन स्पेस क्या है, ये सारी चीज़ों को मैंने शायद कवर किया था, ठीक ठाक मुझे याद है कि मैंने कवर किया था, ठीक है। तो इन स्पेस है क्या, देखिए एक तरफ इसरो खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ इंडिया के ही बहुत प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट के लिए काम कर रही हैं। तो इसके बीच में ये ब्रिज का काम करता है इन स्पेस। है ये एक ऑटोनोमस बॉडी, याद रखना, है ये ऑटोनोमस बॉडी, लेकिन भारत सरकार ने इसे मान्यता दे रखी है। सब क्या दे रखी है? मान्यता दे रखी है। तो ये एक ब्रिज के तरीके से काम करता है, ठीक। और ये किसके अंडर आता है? तो याद रखना, ये आता है गवर्नमेंट, भारत सरकार है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसके अंडर आता है, ठीक। अभी अच्छा एक चीज़ और, जब पिछली बार में जब आपको इसी लेक्चर के जो पहला घटनासार का जो लेक्चर आया, वहाँ पे जब मंत्रालय बांटे गए थे, वो मैंने कहा था वहाँ कुछ चीज़ें आप नोट करके रखिए। वहाँ मैंने ऐसे करके ब्लॉग बनाए थे कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा दिया गया। तो वहाँ पे लिखा था परमाणु ऊर्जा किसके अंडर आती है? सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती है, राइट। वहाँ पे स्पेस आया था, स्पेस किसके अंदर आता? सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंदर, ठीक। तो ये ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं कि इन स्पेस है, DOS किसके अंदर आ जाता है? जहाँ स्पेस आपको मिल जाए, आंख बंद करके प्रधानमंत्री के अंदर आता है, ठीक है, सीधे तौर से, ठीक। मतलब अल्टीमेटली ये किसके अंडर काम कर रहे हैं? सीधे प्रधानमंत्री के अंदर, ठीक है, याद रख लेना आपको। फिर समुद्र विज्ञान के अन्वेषण के लिए कुछ चीज़ें हैं, अनुसंधान बढ़ावा देना है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं नहीं। जो चीज़ें हैं जरूरी यहाँ से निकल के आएंगी। देखिए जो डार्क है वहाँ से निकल के आएगा, जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे इन स्पेस मुझे मिल गया, समझ में आ गया, मुझे नीली अर्थव्यवस्था मिल गई, वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि ज़रूरी है, ठीक है। नई ट्रेन सेवा जो पुरानी थी, जो ये फेनी नदी पे जो पुल बन रहा था, ये ज़रूरी था, मुझे बताना ज़रूरी था, बता दिया। ये जैसे जो अपनी रेल अभी चलाई जा रही है, इसको बताना ज़रूरी था, मैंने बता दिया। तो इसलिए, और जैसे ज्योग्राफी का कुछ एस्पेक्ट है, कौन सी कितने कवर करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कुछ पीछे की कहानी है, ये थोड़ी सी चीज़ बतानी ज़रूरी थी, तो मुझे लगा इसको बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब फिर कुछ नहीं है, फिर ये एक छोटा सा ये मत्स्य पालन है, और ये रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज है वेलिंगटन, और ये DSCSC मीरपुर स्टाफ कॉलेज जो मीरपुर है, उसके रक्षा सैन्य में सैन्य शिक्षा और रणनीतिक सहयोग, ऐसा कुछ फालतू चीज़ें लिखी हैं, ऐसे कुछ है, मतलब ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि हाँ, लेकिन देख लो एक बार, कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जब ये न्यूज़ में आया था उसी दिन मैंने इसको टेलीग्राम पे डाल दिया था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मानिए कि ये एग्जाम में आने की इसकी अति घनघोर संभावना है, ठीक। इसलिए इसको देखिए ब्लॉक में रखा भी गया है, यहाँ पे देखिए। तो घटनासार वाले उस्ताद हैं, मस्त हैं, उनको पता है कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक। अब देखिए सबसे पहले एक चीज़ आप जानिए, इसको सब पढ़ने से पहले एक तरफ मैं यहीं पे लिख देता हूँ, मैं पेन बहुत ज़्यादा चलाता हूँ तो सब हो जाता है रेड, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे यूनेस्को है, यूनेस्को के अंडर एक आप देखेंगे UCCN। अब ये UCCN क्या है? UCCN है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, याद रखिए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। अच्छा, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क जो है वो 2004 के अंदर बनाया गया। क्रिएटिव सिटीज़ का क्या मतलब है? जो अलग अलग कलाओं में, ऐसे जो शहर हैं जो अलग अलग कलाओं में निपुण हैं, उनको ये एक तरीके से रेटिफाई करेगा, राइट। कौन करेगा? यूनेस्को करेगा। किसके अंडर करेगा? UCCN के अंडर करेगा, ठीक।
अब बात है कि इस बार यूसीसीएन का जो अधिवेशन है वो हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स में आया था, ब्रागा पुर्तगाल, ठीक, यहीं से वास्को डी गामा भाग के आया था इंडिया, 60 गुने पे वापस ले गया अब्दुल मजीद के सहायता से, ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो ब्रागा में हुई है एक कन्वेंशन, किसकी थी, यूसीसीएन की, ठीक, यूसीसीएन की, ठीक है। इसमें ये हुआ 350 शहर जो हैं अभी तक रचनात्मक शहर में आ गए। अब रचनात्मक शहर कौन से होते हैं, मतलब क्रिएटिव शहर, यही यूसीसीएन जो मैंने बताया, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, यही रचनात्मक शहर हैं, राइट। अब देखिए ये जो शहर हैं इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं, कुछ श्रेणियां, अच्छा मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया, मैं इधर थोड़ा सा बिगाड़ने की ऐसी कोशिश करता हूँ, समझे, तो मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया। तो देखिए इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं, मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ मैं उसको सुनते रहना आप। जो अलग अलग श्रेणियां हैं उनमें ये क्रिएटिव सिटीज़ के लिए दिया जाता है, जैसे आपने बनारस भी उसमें शामिल है, उसमें श्रीनगर भी शामिल है, उसमें और भी शामिल है। लेकिन इस बार जो मिला है वो पहला, यहाँ पे देखिए लिखा होगा आपके सामने, पहला मिला है, ठीक, पहला कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को साहित्यिक शहर। अब देखिए इसको हो सकता है आपको रटने में परेशानी हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। तो अलग अलग श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, जैसे शिल्प के अंदर दिया जाता है, ठीक है, शिल्प कला के लिए दिया, शिल्प लोक कला के लिए दिया गया, कभी डिज़ाइन के लिए दे दिया गया, फिल्म के लिए कोई दे दिया गया, पाक कला के लिए दे दिया गया, साहित्य के लिए दे दिया गया, है ना। ऐसे ही है, कुछ मीडिया आइडिया भी शायद आते हैं, मीडिया के लिए भी शायद दे दिया जाता है, ठीक है। और संगीत के लिए भी दिया जाता है, संगीत के लिए इसलिए क्योंकि मुंबई को इससे पहले मिल चुका है। तो ये ऐसा नहीं है यूसीसीएन का केवल एकमात्र भारत में कोझिकोड शहर है, ये इसका मतलब है जो 7 इनके सिस्टम हैं, 7 श्रेणियां हैं, उसमें जो साहित्य की श्रेणी है उसका ये पहला शहर है, कौन सा, कोझिकोड। अब बात पूरी समझ में आ गई, कोई समस्या वाली बात तो नहीं। चल अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है। 2015 के अंडर भारत में 2 शहर यूसीसीएन के अंडर आए थे, एक था जयपुर, दूसरा था बनारस, वाराणसी, मैं बोलूँगा वाराणसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी में है और मैं यहाँ पे यूपी में इस समय बैठा हुआ हूँ, आप लोग ज़्यादातर लोग यूपी से हैं जो पढ़ रहे हैं, इसलिए याद रख लेना यूपी से केवल एकमात्र इस समय शहर है बनारस। अभी तक टोटल अगर शहरों की मैं बात करूँ तो ये मेरी समझ से मैं अगर मुझे ऐसे ठीक से याद नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है शायद 7वां शहर होगा, ऐसा कुछ होगा, समझे, मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद ये 7वां शहर ऐसा होगा जो यूसीसीएन के अंदर आता है। जैसे चेन्नई को भी मिला है, मतलब म्यूज़िक के अंडर मिला है, वाराणसी को म्यूज़िक के अंडर मिला है, मुंबई को फिल्म के अंडर मिला है, हैदराबाद भी है उसमें शायद पाक कला के लिए, और श्रीनगर को, हाँ एक चीज़ याद रखना, श्रीनगर को अभी हाल में मिला था, हाल का मतलब है 2-3 साल पहले, कब मिला था मुझे ठीक से आइडिया है नहीं, 22 में मिला था, 23 में मिला था, पता नहीं कब मिला था, श्रीनगर को मिला था। ये भी श्रीनगर को जो मिला था वो शिल्प और लोक कला के लिए मिला था, बस। तो अब ये चीज़ें सारी चीज़ क्लियर हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सब चीज़ें अब ये क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, इसको जब तक आप बैकग्राउंड इसका नहीं समझेंगे ये समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा इंडिया में सबसे पहला यही है, नहीं, यूसीसीएन के अंडर जो साहित्यिक श्रेणी है उसके अंदर पहला साहित्यिक शहर है। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे संगीत के अंदर तो 2 शहर हैं, वाराणसी भी है इसमें और कौन सा है, चेन्नई भी है। फिल्म के लिए केवल एक शहर है, कौन सा, मुंबई है, ठीक है, ऐसे करके है। शिल्प के लिए याद रखना, शिल्प और लोक कला के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे शायद ये 7वां था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 7वां था। तो इसको मूर्तियों का शहर भी कहा जाता है। और इसका जो साहित्यिक श्रेणी में स्थान मिला था कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव ऐसे करके, और मतलब टोटल तो मैंने ऐसी चीज़ें सारी बताई दी हैं। ऐतिहासिक रूप से उसको कालीकट के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए कालीकट वहीं से निकल के आया था आपका वास्को डी गामा, वही सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो ये निपट गया ना अच्छे से, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा नहीं ठीक ठाक इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको जरूरी था ज़्यादा बताना। फिर है लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम। देखिए क्योंकि अभी पेपर का मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक, पेपर लीक का मामला हो या धोखाधड़ी का या जो भी चीज़ें आजकल चल रही हैं न्यूज़ में, आप सब लोग उससे परिचित हैं। तो उस दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसमें कैसे आएगा, इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये सब सीन जो था वो फरवरी में हो गया था। राष्ट्रपति को जो ये विधेयक आया, लोकसभा पहुंचा, फिर राज्यसभा पहुंचा 9 तारीख को, फिर इसके बाद 12 फरवरी को इसमें राष्ट्रपति की मोहर लगा दी गई, और मोहर लगने के बाद में ये पूरी तरीके से अधिनियमित हो गया। लेकिन इसको अधिसूचना मतलब गजट कब किया गया, तो ये गजट किया गया 21 जून को, ठीक है। 21 जून वही तारीख है जिस समय सूरज जो होता है सबसे टॉप पे होता है, राइट, सबसे टॉप पे होता है, ऐसे करके पृथ्वी बनाते हैं ना। तो ये कर्क हो गई, ये मकर हो गई, इसके बीच में ऐसे ऐसे टहलता रहता है, तो इस समय ये टॉप पे यहाँ पे आता है, फिर इसके बाद ये नीचे चला जाता है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ थी, ऐसे मन हुआ तो बताने का आवश्यकता थी नहीं। खैर, तो इसमें सीन ये है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद को लेकर
1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा है, 10 लाख रुपए का जुर्माना है। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट पे आइए, यहाँ नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की, न्यूनतम की बात कर रहा है, जबकि अधिकतम 10 साल, ठीक है। कि अब जैसे क्वेश्चन इसमें कैसे आपके सामने आएगा, न्यूनतम पूछेगा 10 साल हो सकता है, आप अधिकतम रट के चले आएँ, लगा के गलत चले आएँ, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, और छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए याद रखना। दूसरी चीज़ है, इस तरह संगठित अपराध में लोगों के लिए 5 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना न्यूनतम, राइट, ठीक। ये क्योंकि सेंटर के लिए आया है, तो सेंटर के लिए जब आया है तो इसमें सेंटर की सारी परीक्षाएं लगभग कवर होंगी, जैसे यूपीएससी भी इसी के अंडर है, एसएससी भी है, रेलवे भी है, इसके अंदर बैंकिंग की और भी हैं। फिर जो एनटीए है, एनटीए के ऊपर अभी देखिए इस्तीफा ले लिया गया था एनटीए में जो उसके चेयरमैन थे। तो इन सारी सब कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं होंगी, इन सब के लिए है, ठीक है। आप मोटी मोटी बात समझ गए, कोई बात नहीं, आप बढ़ाना है आगे। फिर है देखिए, भुज का अगला हमारा टॉपिक है, भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल हो गया, ठीक। अब देखिए है क्या सीन, यूनेस्को का जो खूबसूरत संग्रहालयों की जो सूची है उसमें भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक शामिल हो गया। अब ये है क्या, इसका मतलब स्मृति वन आपको मिलेगा भुज वाले एरिया में। भुज का एरिया कहाँ मिलेगा, तो कच्छ में मिलेगा। गुजरात के अंदर जब आप जाएंगे तो गुजरात का आप जब देखते हैं ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे गुजरात बना हुआ है, ऐसे करके नीचे आ गया है, फिर इधर दादर नगर हवेली आ गई, फिर ये ऐसे चला गया है। तो ये वाला जो एरिया है, ये कच्छ का एरिया बोला जाता है। यहीं पे आपको कच्छ का रण मिलता है, कच्छ का रेगिस्तान मिलता है, यहीं पे आपको गधे भी मिलते हैं, समझे, कच्छ के गधे, जिनको खच्चर बोला जाता है, राइट। तो वो डेटा लिस्ट में भी आते हैं, रेड डेटा बुक में भी वो आते हैं, ठीक है। कुल मिला के अब बात है यहाँ पे, तो ये बनवाया क्यों गया था, देखिए बहुत बड़ी त्रासदी हुई 2001 के आसपास। जब आप देखेंगे तो भूकंप आया, और भूकंप में बहुत लोगों की जान माल की हानि हुई, बहुत लोग बर्बाद हो गए, मर गए बहुत सारे लोग बेचारे। तो उसकी याद में उस समय प्रधानमंत्री ये आपके नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने बनवाया वहाँ पे एक संग्रहालय, ठीक। अब ये संग्रहालय जो है उसी को शामिल किया गया है, ठीक। अब आपके बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि ये भूकंप दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस पुरस्कार में तीसरा स्थान मिला है, ठीक। दूसरी चीज़, ये सब चीज़ें इन्होंने एक्स पे लिखी, गर्व का क्षण है, गुजरात भारत के लिए गर्व का क्षण है, पढ़ लीजिए। इससे क्वेश्चन थोड़ी ना आता है, क्वेश्चन वहीं आता है जहाँ से मैं बता रहा हूँ, है ना। तो बस कुछ नहीं है। गुजरात के लिए ये पहली बार किसी संग्रहालय को स्थानीय संस्कृति प्रकृति संरक्षण व्यक्तियों के लिए ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। यहाँ अद्भुत डिज़ाइन है, हरियाली है, बस। अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ और भी नाम हैं जिनको मतलब जो इनको दिया गया है, मतलब यही पुरस्कार जो दिया गया है उसमें है, चीन का जिंगदू में है A4 आर्ट म्यूजियम, मिस्र के गीज़ा के ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरा स्थान था स्मृति वन का, ठीक है। दूसरी अन्य हिरोशिमा का भी है। अब ये सारे देखिए नाम हैं, लिखे हुए ज़रूर हैं, एक बार पढ़ लीजिए, हल्का हल्का दिमाग में रहना चाहिए, अगर सामने हो तो आप लगा पाओ उसको। हालांकि ऐसा है नहीं कि हर चीज़ें आप रटें, अब इतनी चीज़ें आप कितना सारा डेटा है, सही में आप परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को रटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार आप देखें ज़रूर, समझे। वैसे संभावना है नहीं, संभावना केवल यही है कि ये वाला पूछ लेने की कौन सा पुरस्कार था, कौन सा स्थान था। प्राइमरी सेकेंडरी यही इन्फॉर्मेशन है। टर्सरी और गंदे क्वेश्चन में जब कसम खा ही लेगा तो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, वो कहेगी कि मैं बर्बाद कर दूंगा, ये वाली चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ में, ठीक है। तो बस, और इसमें कुछ भी नहीं था। अगला हमारा टॉपिक है, देखिए आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी। अब इसको पहले समझ लीजिए। एक तो घड़ी आपके रिस्ट पे रहती है, एक घड़ी आपकी उस पर मोबाइल पे रहती है, फिर दीवार पे रहती है। जलवायु घड़ी क्या समस्या है, ये देखिए, इसको बोलते हैं ना क्लाइमेट क्लॉक। इंग्लिश में बोलेंगे क्लाइमेट क्लॉक। है क्या, जैसे जिस तरीके से आप घड़ी का उपयोग करते हैं, जैसे आपको कहीं जाना है तो एक उद्देश्य होता है ना आपका, एक उद्देश्य पूरा करने के लिए कि इस टाइम पे हाँ ऐसा हो जाएगा, इस टाइम पे मैं ऐसा कर लूँगा, इस टाइम ऐसा हुआ था, है ना। ये भविष्य के लिए ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, कि अब क्या करना है। ऐसे है ये क्लाइमेट क्लॉक। क्लाइमेट क्लॉक का मतलब ये है कि देखिए, जो उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उससे दुनिया को कितनी हानि हो रही है। जो टारगेट सेट किए गए हैं इस सदी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाए, समझे, इससे ज़्यादा ना बढ़े, यही टारगेट सेट है। तो क्लाइमेट क्लॉक ये बताती है कि इस टारगेट से हम कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, या कितना कार्बन का उत्सर्जन, CO2 का उत्सर्जन कितना हो रहा है।
तो ये क्लॉक ऐसी है जो इस समय, जैसे इस समय एट दिस टाइम अगर आप देखेंगे अप्रैल के आसपास, तो इसमें 1.29295 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे बज रहा था। ठीक, इसका मतलब है जो हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ तक पहुँचने का, तो हम बहुत जल्दी पहुँचे जा रहे हैं। तो अगर सदी के अंत तक 1.5 डिग्री पहुंचना था और अभी तक तो हम यहाँ तक हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मतलब हम लोगों को कार्बन उत्सर्जन कम करना है। इसलिए कुल मिला के आप चीज़ समझ गए, परेशानी वाली बात तो नहीं है। ठीक, कहने का मतलब है बस ये समझाने की कोशिश था, ये ऐसे काम करती है। ठीक, CSIR के ही मुख्यालय के अंदर इसमें रखी गई है। CSIR के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, जलवायु घड़ी है। ठीक, दूसरी चीज़ है एक घड़ी जो शून्य उत्सर्जन यानी हमारी समय सीमा तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण समय विंडो की गिनती करती है, जबकि प्रमुख समाधान मार्गों लाइफलाइन पर हमारी गति को ट्रैक करती है। बात वही है जो मैंने आपको बताई है, बिल्कुल बात वही है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, भाषा ऐसी होती है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ी सी ऐसी कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें साफ हो जाए। ठीक, अगली बार आओ, जैसे सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च करने के बाद से क्लाइमेट क्लॉक टीमें चियापास के कजाकिस्तान तक कोरिया से ग्लासगो तक दुनिया भर में सक्रिय हुई हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ। अगला हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ठीक ठाक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण किया गया। अब देखिए ये पुल, देखिए पहले इस चीज़ को समझिए। पहली बात तो ये एक आर्क ब्रिज है। ठीक है, ये आर्क ब्रिज ऐसा होता है, आर्क ऐसे बनता ना, ऐसे ही, जिसको उर्दू में कहेंगे मेहराब ब्रिज। सिंगल आर्क ब्रिज है, इसी को ऐसे जोड़ दिया गया है और इसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट इस टॉपिक इसलिए है 2002 से इसकी बात होना चालू हुई थी और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट योजना है, राष्ट्रीय महत्व की ये योजना है। ठीक, भारत सरकार इसमें पूरा पैसा लगा रही है। एक बात, इसलिए हो सकता है आपसे ये आ जाए कि इसमें स्टेट का पैसा लगा है, आप कह रहे हैं हाँ लगा तो होगा कुछ ना कुछ, या हो सकता है आपको लगे कि रेल मंत्रालय के साथ में कोई और जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ कुछ कुल मिला के है, राष्ट्रीय महत्व की योजना है। इसमें बहुत सारे आपको बहुत लोग मिलेंगे, इसमें IITs भी शामिल हैं, इसमें आपको DRDO भी आपको शामिल होता हुआ मिलेगा। इसमें बहुत सारे लोग हैं, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बिल्कुल छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि 20 साल हो गए इसको करते करते। ठीक है, अब ये पूरा हो पाया है तो जाहिर सी बात है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसीलिए होगा क्या, अब आप सुनिए। देखिए, जब आप ये जो पुल बनाया गया है ये रेलवे पुल है। दूसरी बात है ये चेनाब नदी के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक, चेनाब नदी। अब देखिए पहले पढ़ता हूँ फिर मैं आपको ऐसे बताऊँगा। चलो आगे बढ़ो। ये करेगा क्या, जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर घाटी है उसके शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने के लिए 20 जून को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि देखी गई। मतलब यहाँ पे इसके ऊपर मेमो ट्रेन चला दी गई। मेमो ट्रेन जो होती है उसका परीक्षण इस पर किया गया। ठीक है, कहाँ से, रेलवे ने संगलदान से रियासी जिले तक 46 किलोमीटर तक के खंड पर मेमो ट्रेन का परीक्षण किया। कुछ 4-5 दिन पहले इस पर एक वो चला दिया गया था, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे उसका, इंजन। ठीक है, इंजन चलाया गया। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से होगी। देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल, ऐसे पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं बोल्ड करके लिखा है, मुझे देता तो मैं बोल्ड करके लिखता। बक्कल और कौरी के बीच ये पुल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोल्ड कर लेना। बक्कल और कौरी के बीच में ये पुल है। पुल की लंबाई बिल्कुल रट लो। ठीक है, पिछली बार मैं जब करंट अफेयर्स के जब पेपर देख रहा था तो वहाँ पे किसी समय ऐसा पूछा गया था कि पुल की लंबाई जो कुछ बना था शायद 11.2 था, ऐसा कुछ उसका आंसर था, ऐसे उन्होंने पूछ लिया था। ठीक है, तो इसलिए याद रखना। ठीक, दूसरी चीज़ है चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर है। एक चीज़ आप याद रखें, जब दुनिया भर में क्या, जब पूरे आर्टिकल जब इस पर लिखे गए अलग अलग न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे ये मेंशन पता नहीं क्यों ऐसा किया गया कि ये जो पुल बना है ये 35 मीटर ऊपर है। 35 मीटर ऊपर है किससे, एफिल टावर से भी। अब ये फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन इसको इतना एम्फेसाइज करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे को अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, ये एक एकल मेहराब पुल है। एकल मेहराब मतलब मेहराब ऐसा बनता है, ऐसा ये होता है मेहराब। अच्छा, जब आप हिस्ट्री के आर्किटेक्चर में जब आप पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा मेहराब जो कला थी वो कहाँ से निकल के आई। ठीक, मुगल्स उसको लेके आए और जब उनके पूरे आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलता है, जैसे ये वाली है, ये जो चीज़ होती है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ बीच में, ये होती मेहराब। तो आप कोई भी लाल किला देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए जो मुगल्स ने बनवाया, वहाँ पे आपको ये वाली चीज़ खूब देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वाली एक अलग अलग जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको आर्ट एंड कल्चर में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। राइट, ठीक है, तो एकल मेहराब पुल था। ये पुल जो है वो है रेलखंड कौन सा था, श्रीनगर से बारामूला जो रेल लिंक बनाया जा रहा है उसी का ये एक हिस्सा था, जो 1.3 किलोमीटर का एक पुल था। ठीक है, कौन सा पुल बता दिया मैंने। चेनाब नदी पुल के लिए सहयोग के लिए इसमें बहुत संगठन है, जैसे मैंने बताया IIT है,
DRDO इसमें है, और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित अन्य भी और भी हैं, ठीक है। 17 खंड है, ये सब रखने की आवश्यकता नहीं है, समझे, आप समझ रहे हैं। मेराब स्टील के बक्से बने हैं, मतलब एक चीज़ और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ये भूकंप जोन 5 को झेल सकता है, समझे, और विंड जैसे अगर चले 266 किलोमीटर पर घंटे उसको झेल सकता है। विस्फोट रोधी है, मतलब विस्फोटक जो है उसका थोड़ा सा झेल जाएगा। चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की मुख्य सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक है, ऐसे कुछ निकला है। अच्छा, चेनाब के बारे में ये सब कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं, थोड़ी छोटी चीज़ें चेनाब के बारे में आप देख लीजिए। चेनाब नदी आपको हिमाचल प्रदेश से देखने को मिलेगी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 2 नदियाँ निकलती हैं एक जगह से, एक है चंद्रा और भागा, एक है भागा, यहाँ पे मान लीजिए भागा लिख दिया, यहाँ पे चंद्रा लिख लीजिए। चंद्रा निकलती है चंद्रताल से, भागा निकलती है सूर्यताल से, बस, ठीक। अब ये जो दोनों हैं ये आगे जाके ये बना लेती हैं कौन सी, चेनाब। अब चेनाब यहाँ से है, तो यहाँ से जब चेनाब निकली तो कहाँ पहुँच गई, यहाँ के बाद में जम्मू कश्मीर पहुँच गई, जम्मू कश्मीर से फिर कहाँ पहुँच गई, पंजाब पहुँच गई, पंजाब से मतलब ये ऐसे करके ऐसे निकल गई, ठीक है। ये किस में मिल गई जाके, सतलज में मिल गई जाके, और सतलज अल्टीमेटली कहाँ पे मिल जाती है, हरियाणा में, मतलब सतलज अल्टीमेटली कहाँ पे मिलती है जाके, तो ये ऊपर से आ रही है सिंधु नदी, यहीं पे आपको पाकिस्तान में हरिके वाली जगह पे मिल जाती है, ठीक है। बस इसमें और कुछ भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट की जो लागत थी शायद 14,000 करोड़ के आसपास थी, मतलब बहुत ज़्यादा लागत थी, समझे, कोई हल्का छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, इसलिए थोड़ी चीज़ें बतानी आवश्यक थी। चलो आगे आ जाओ। तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा। अब देखिए, जो जैसे ये चीज़ लिखी है ना, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, अब ये सब चीज़ें जो है बड़ा अतरंगी से सवाल आते हैं, कई बार हो सकता है ऐसे सवाल आने की संभावना, मतलब ऐसी सब चीज़ें पूछने की संभावना जो होती है वो UPSC के अंदर ज़्यादा होती है। UPSC ऐसी चीज़ें नहीं पूछता है, लेकिन ये जीरो अब इसी में लिखा हुआ है, मैं भी बताता हूँ, आगे बढ़ो। तिरुवनंतपुरम मतलब केरल पहुँच गए आप, केरल तिरुवनंतपुरम वही जगह है जहाँ पे शशि थरूर जीत के आते हैं, MP में इस समय लोकसभा मेंबर भी बन गए हैं, ठीक है। तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला, देखिए यहाँ पे मार्क करिए, भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसको भारतीय उद्योग परिसंघ जैसे CII है, ITC के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। ये बस इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए अब क्योंकि ये आपने जब मुझे ये चीज़ आ ही गई है अब सामने कि ये हवाई अड्डा, तो हवाई अड्डे से आपको और क्या याद आएगा, तो इस बार का याद रखना, जून में एक रिपोर्ट फिर से आई थी, याद रख लेना, मैं भूल जाओगे आप, मुझे पता है क्योंकि पुरानी वाली आपको याद रहेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले आती है ना, कई बार आपके एग्जाम में पूछी भी गई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक, इस बार जून में आ गई है। इंडिया की जो पोजीशन है वो है रैंक 81, किसके साथ रखी गई है, तो साओ टोमे एक देश है, साओ टोमे के साथ में इंडिया की पोजीशन 81 रखी गई। दूसरी चीज़, इंडिया जो फर्स्ट पोजीशन पे इस समय कौन है, तो सिंगापुर आपको देखने को मिलेगा 195 कंट्रीज़ के साथ में, ये फ्री वीज़ा के साथ में आप जा सकते हैं। फ्री वीज़ा का मतलब वीज़ा ऑन अराइवल, समझे, पहले प्री वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, जब आप जाएंगे तो पहले से वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको बहुत सारे शायद 4-5 कंट्री मिलेंगे, उसमें शायद फ्रांस भी आपको मिल जाए, जर्मनी मिल जाए या और कोई मिल जाए। इंडिया की पोजीशन आप याद रख लेना, रैंक है 81। कितने देशों के अंदर फ्री वीज़ा के साथ में जा सकता है, वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, तो 61 ऐसे देश हैं जहाँ पे फ्री वीज़ा के साथ में मतलब फ्री वीज़ा का मतलब है वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक। और दूसरी चीज़ ये भी, एक तो ये वाली चीज़ है, दूसरी चीज़ है इंडिया के अंदर कितने हैं तो उसको याद कर लेना, और नया कौन सा बन रहा है, जैसे यूपी के अंदर जेवर बन रहा है, उसको समझ के जाना थोड़ा सा। इंडिया, अच्छा हाँ एक चीज़ और, जितने एयरपोर्ट हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं यूपी के अंदर इस समय, अलग अलग स्टेट किसी से तुलना कर लिए, यूपी के स्टेट, यूपी में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है। यूपी में आपको 5 मिलेंगे, कौन से 5 मिलेंगे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल, जैसे जेवर जो है वो तो बन ही रहा है, ठीक, इसके बाद में शायद इस साल के एंड तक शायद वो चालू भी हो जाए। वाराणसी है, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ वाला है वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो कितने बन गए ये 5, समझे, 5, ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला कौन सा है, यूपी, मतलब ऑल ओवर द इंडिया यूपी आता है, राइट, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए ज़रूरी था। हाँ, तो बस इतनी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। बस इसमें ये चीज़ें हैं कि जो अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों का लागू किया जाता है और इसको ये प्रमाण पत्र मिलता है, ये सब फालतू की चीज़ें। अब एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो पालन करती है उद्देश्य पर्यावरणीय, अरे होता क्या है यार, इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ बताने की, पता नहीं है, फालतू की चीज़ें वैसे बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मतलब है कि जो इनके पास जो अपशिष्ट प्रबंधन है, जो अपशिष्ट जो है उसमें प्लास्टिक होगी, कुछ और भी चीज़ें होंगी, कुछ और भी चीज़ें होंगी, समझे, उसका निराकरण कर दिया गया 90% से ज़्यादा। तो क्या हो गया, वही हो गया जो मैं बोल रहा था, समझे। आगे बढ़ो।
WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को दी मान्यता। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आ जाए। ठीक, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत की यहाँ पे बात हो रही है, चिकित्सा विरासत संस्थान की बात हो रही है, जिसको आपने देखो कई बार ये न्यूज़ में भी रहता है। इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज। ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज। तभी आप इसको NIIMH के नाम से जानते होंगे, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। NIIMH जब आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा इसकी बात कर रहा। ठीक, अब देखिए जो ये दिया गया है, किसने दिया है? WHO ने। किसके देखिए मेरा नाम यहाँ पे इतना सुंदर लिखा हुआ है, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद स्थित, हैदराबाद में है। देखिए एक स्टैटिक पोर्शन में भी आपको हेल्प मिल गई यहाँ से, हैदराबाद में ये जो NIIMH है, राइट। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अब आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे मिलेगी चीज़ें वैसी वैसी चीज़ें देखेंगे। आप क्या क्या लिखा है जरा देखते हैं। उसमें क्या है? WHO के सहयोगी केंद्र, यहाँ पे लिखा है पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया। थोड़ा सा अजीब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। सीन देखिए ये है कि जो पारंपरिक चिकित्सा होती है, चाहे वो यूनानी चिकित्सा हो या भारत में योग हो या आयुर्वेद हो, अलग अलग चीज़ें हैं। इन सब के लिए यूनेस्को जो है एक कार्यक्रम चलाता है। ठीक, वो है CCRAS, वही ये जो CC लिखा है ना, CC, और यही RAS है। अब क्या है, इसको पहले ध्यान से देखिए। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज। ठीक, इसमें नामित कर दिया है, इसमें नामित किया है बस सेंटर। अब ये हिंदी में लिखा है, पूरा ठीक से लिखा नहीं है, तो यहाँ पे वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। अब चीज़ें क्लियर हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज, इसमें नामित कर दिया है। तो बेसिकली आयुर्वेद से रिलेटेड, यूनानी, योग, ऐसी सारी चीज़ों के लिए WHO ऐसा काम करता है। ठीक, ये तीसरा संस्थान है, तीसरा भारतीय संस्थान है जिसको नामित किया गया है। ठीक, 4 वर्ष की अवधि के लिए है, समझ गए। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1956 के अंदर हुई थी, आयुष मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक, अब ये सब क्या ही चीज़ें हैं, इनको पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी ना होती है, समझे, क्या ज़रूरत चीज़ है। फिर अगले पॉइंट पे आओ, इंपॉर्टेंट है। DD, कितना टाइम हो रहा होगा मुझे रिकॉर्ड करते हुए, मुझे सही से खुद ही नहीं पता है। DD किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि। ठीक, कृषि और भूमि लॉन्च। ठीक, एक चीज़ और, अभी आपने इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल देखे होंगे, कई AI सब अलग अलग, जैसे इंडिया टुडे ग्रुप में भी कुछ लॉन्च कर दिया, कुछ आज तक ने लॉन्च कर दिया, मतलब इंडिया टुडे ग्रुप के अंदर ही आज तक आता है। अलग अलग न्यूज़ चैनल आ गए, बांग्ला वाले आ गए, तब तक साउथ वाले आ गए, लेकिन वो सब प्राइवेट न्यूज़ चैनल थे। ये है सरकारी न्यूज़ चैनल, नाम है DD किसान। DD किसान मेरी समझ से 2015 के अंदर शायद लॉन्च किया गया था मोदी सरकार द्वारा, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा 2015 के अंदर। ठीक है, दूसरी बात है, ये हैं क्या? ये AI एंकर हैं। जैसे एंकर एक आता है, ऐसे ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे अपने बाल निकाल लेता है और दुनिया भर की उंगली उठा उठा के बातें करता है। ठीक है, दुनिया भर की उंगली उठा उठा के बातें करता है। तो इसमें है AI एंकर है, ये AI जनरेटर रहेगा, ये दुनिया भर दिन भर चिल्लाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बैठ के चिल्ला सकता है, 7 दिन चिल्ला सकता है, 24 घंटे चिल्ला सकता है। जब AI जनरेटर है तो कुछ भी कर सकता है। नाम इनको दिया गया है कृषि और भूमि, क्योंकि DD किसान चैनल है, तो इसलिए याद रखना, कृषि की जगह कुछ और मत लगा लेना, भूमि की जगह सिंचाई मत लगा के चले आना। जब ऐसे आते हैं क्वेश्चन तो ऐसे कंफ्यूज करने की संभावना बनी रहती है। तो ये, हाँ, 2024 को अपनी 9वीं वर्षगांठ देखिए लिखा है, तो 2024 मतलब 2015 ही होगा। ठीक है, सही कह रहा था मैं। तो उल्लेखनीय यात्रा शुरू की, इसमें कदम के लिए, समुदाय के लिए बेहतर अत्याधुनिक तरीके से ये सब। अब उसमें क्या ही जानना है, और उसमें कुछ बचा है क्या जानने के लिए? बताइए, कुछ बचा है? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप बताइए, बड़ी अच्छी चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक की इस समय। इफ़ इन केस ऐसा ये क्वेश्चन आपके सामने आता है एग्ज़ाम में, और उसमें 2 ऑप्शन में ये क्वेश्चन आता है। एक में कह देगा कि DD किसान चैनल ने अभी हाल ही में DD किसान चैनल ने 2 AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च किए, एक बात। दूसरी जो दूसरा उसने स्टेटमेंट बनाया, उसमें थोड़ा सा मज़ा कर दिया। उसने मज़ा क्या किया? उसने आपसे ये पूछ दिया, जो DD किसान चैनल है, ये उसने दूसरे स्टेटमेंट में लिखा कि ये चैनल जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर आता है। अब आपको इसमें आंसर लगाने हैं, A सही है या B सही है या A B दोनों सही हैं या केवल B सही है, ऐसा करके आपको लगाने हैं। ठीक, अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे। ठीक, रीज़न है उसका, किसान आ गया, इसका मतलब ये नहीं है। ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है, कई बार होते बहुत सस्ते हैं लेकिन होते बड़े गंदे हैं। ठीक, जब गलत हो जाता है, जब पता चलता है अरे ये तो ये था, तो माथा पीटते हैं सब लोग। इसलिए याद रखना, जो किसान चैनल है, DD किसान चैनल या कोई भी ऐसी चैनल हैं या प्राइवेट भी अन्य जो चैनल हैं, सारे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, तो
ऐसे ही आपको देगा। वहाँ पे अगर सूचना और प्रसारण अगर आपको लिख के दिया होता तो आप जरूर सूचना प्रसारण लगा के आते, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़बरदस्ती उसने ऐसा काम किया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उसने लिख दिया। ठीक, अब आपके दिमाग में एग्रीकल्चर भरा है, एग्रीकल्चर, क्योंकि उस टाइम पे आप इतना हो सकता ना सोच पाएँ, बाद में आपको लगे कि अरे हाँ ये तो गलती हो गई। ऐसी चीज़ें हैं, इन पर थोड़ा सा काम करिए। ठीक है। हाँ, एआई एंकर पेश करने वाला डीडी किसान देश का पहला सरकारी एंकर है। मौसम, बाजार, कीमतों, ये सब जानने की आवश्यकता, देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, समझे। रबी खरीफ की जो खरीफ की फसलों के जो MSP आए हैं उनको जाके पढ़ लेना, आप कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, तो पढ़ लेना। अभी पिछले 7-8 दिनों 10 दिन पहले कुछ आए थे। ठीक, अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? चलो, अगला हमारा टॉपिक है बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट घोषित। इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इस समय जो रामसर साइट जब ये 2 बना दिए गए हैं तो भारत में रामसर साइट की संख्या टोटल हो गई है 82। याद रख लेना 82, राइट। एक चीज़। दूसरी चीज़, मैंने पिछले वीडियो में आपको रामसर साइट के बारे में बहुत कायदे से सब चीज़ें बताई थी। यूपी में कितनी रामसर साइट हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको गिन के बताई थी, समझे। ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब देखिए जो चीज़ें मैं वहाँ उस वीडियो में बताऊँगा वो फिर से मैं रिपीट करूँगा तो अल्टीमेटली नुकसान होगा। देखिए, आपका नुकसान होगा और अन्य लोगों का भी नुकसान होगा। इसलिए जो मैं बता चुका हूँ ठीक से, उनको आप उसी टाइम पे देख लीजिए। हो सकता है दोबारा अगर वही चीज़ आ जाएगी, हो सकता है अगली मैगजीन में आ जाएगी, तो मैं बताने से बचूंगा। ठीक है, इसलिए एज ए सीरीज़ इसको देखिए। ठीक, तो आपको फ़ायदा अल्टीमेटली मिलेगा, ये आप निश्चित तौर से मानिए कि मिलेगा। ठीक, चलो, अब ये है रामसर साइट। जब आप रामसर जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो 2 फरवरी आपके दिमाग में आ जाता है। ठीक, रामसर दिवस या जो वेटलैंड डे है उसको मनाते हैं। दूसरी चीज़, 1971 का ईरान का रामसर शहर याद आ जाता है, कन्वेंशन याद आ जाता है। 1975 में लागू हुआ, ये भी याद आ जाता है। ठीक, आप मुझे एक क्वेश्चन कमेंट के थ्रू मुझे ये बताएं कि ये इंडिया इसका भागीदार कब बना था? राइट, रामसर जो कन्वेंशन है उस पर सिग्नेचर कब किए थे? ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, ये इससे पहले जो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो रामसर साइट है, इनसे पहले बिहार में केवल 1 रामसर साइट थी। अब ये 2 मिला दिए तो होगा 3। ठीक, अब रामसर साइट देखिए, एक क्वेश्चन अगर आपसे बना, हालांकि कभी बना नहीं है यूपीपीसीएस के अंदर, अगर बना तो आप जरा मुझे ये बताइए, रामसर साइट जो होती हैं वो क्या जो प्राकृतिक साइट होती हैं, नेचुरल साइट वही होती हैं, या फिर जो मानव बनाता है, इंसान अगर कोई रामसर साइट बनाने की कोशिश करे, मतलब उसी तरीके की वेटलैंड बनाने की कोशिश करे, तो क्या उसको दिया जा सकता है? या मान लीजिए समुद्र का कोई एरिया है, वो भी तो वेटलैंड है, उसको दिया जा सकता है क्या? या कोई नदी है, वो भी तो वेटलैंड है, उसको भी दिया जा सकता है क्या? या फिर कोई झील है या कोई खाड़ी है, इन सब चीज़ों को रामसर साइट के अंदर रखा जा सकता है क्या? तो मेरा जवाब बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल। सारी चीज़ें, चाहे वो खारी हो, चाहे वो मीठी हो, चाहे वो मानव निर्मित हो, या वो नेचुरल हो, कैसी भी कोई भी चीज़ हो, या वो समुद्र भी हो, इवन दो, तो समुद्र में भी अगर होगा, लेकिन एक चीज़ और है, समुद्र के लिए उसकी लहर जो हो, उसकी हाइट जो हो, वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ है। अदरवाइज जो मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो दोनों हैं ये प्राकृतिक नहीं हैं, ये मानव निर्मित हैं। एक बात, कन्वेंशन में 3 आर्द्रभूमि स्थल अब शामिल हो गए हैं, 2 आर्द्रभूमि, इन दोनों स्थलों से पूर्व बेगूसराय में कांवर झील, आप कई बार आपके एग्जाम में भी आ चुकी है, कांवर झील कहाँ है? 2020 में रामसर साइट घोषित हुआ था। ठीक, टोटल संख्या हो गई है 82। नागी पक्षी अभ्यारण्य भारत में 81वां है। ठीक, इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है, सॉरी, इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। फिर आ गया नकटी कौन सा है? 22वां रामसर साइट है। ठीक, नकटी बांध द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित, देखिए यहाँ पे लिखा है मानव निर्मित स्थल है, इसलिए याद रख लेना। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से ना आए, स्टैटिक पोर्शन में इसी से एक नया क्वेश्चन बनाए, क्या कोई मानव निर्मित भूमि हो सकती है वेटलैंड? आप कहेंगे मानव निर्मित कैसे हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, तो गलत करके मत आना। ठीक है, तो जब आप पेपर इसको जब ठीक से पढ़ें तो आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ ठीक से अगर आप इसको पढ़ेंगे, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा आपको। राइट, ठीक। फिर ये बहुत चीज़ें हैं कि कौन से स्तनधारी आते हैं, 150 से अधिक प्रजातियाँ निवास करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत कोई ऐसी खतरनाक वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। फिर हाँ, दुनिया के जो रामसर साइट में तीसरी सबसे बड़ी जो है वो इंडिया के अंदर है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, एक इंडिया दूसरा चाइना इंडिया दोनों के पास में 82 हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूके के पास में है 175। ठीक, 175। ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी है, पूरे दुनिया में कितनी रामसर साइट अभी तक घोषित है?
एक बार क्रॉस चेक कर लो, गूगल करो, पता चल जाएगा। श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया, ठीक। दर्जा दिया किसने है? विश्व शिल्प नगर का दर्जा विश्व शिल्प परिषद ने दिया है, WCC ने दिया है, WCC ने दिया है, ठीक। श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर, बस। यह दर्जा जो है हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के पर्यटन बुनियादी, आई एम सो सॉरी, अब मुझे नींद आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ये सारी, हाँ एक चीज़ और, श्रीनगर जयपुर, मल्लपुरम, मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है। 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी, देखिए आ गया, जहाँ हाथ मारा था वहीं आ गया। श्रीनगर, मेरी नींद गायब। श्रीनगर को 2021 में, मैंने बोला था 21, 22, 23 में शायद कहीं पे दिया गया है, 21, 22 में, 21 में आ गया। 21 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के रूप में मान्यता दी गई, जिसका टॉपिक का मैंने अभी पीछे वर्णन किया था। अगला टॉपिक आ गया, अगला टॉपिक है रामचरितमानस है, पंचतंत्र है, सहृदय लोकलोचन यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल। अब ये विश्व स्मृति रजिस्टर क्या होता है? पहली बात ये जानिए, यूनेस्को इस समय छाया हुआ है, पता नहीं क्यों पूरी बुक में यूनेस्को जहाँ देखो वहाँ यूनेस्को आ गया। विश्व स्मृति रजिस्टर क्या होता है? देखिए, मानव इतिहास में, मानव सभ्यता में जब आप देखेंगे तो मानव उसने कितनी बेहतर कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं उसको संकलित किया जा सके, इसलिए इसका निर्माण हुआ विश्व स्मृति रजिस्टर का, ठीक। तो इस बार रामचरितमानस, ऐसे नोट करिए, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोचन यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हुए, ठीक। अब आई है बात मंगोलिया की। मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए, एशिया पैसिफिक इसमें लिखा है एशिया प्रशांत, मतलब एशिया पैसिफिक के लिए यूनेस्को की विश्व स्मृति की 10वीं आम बैठक थी। हो सकता है ऐसे भी पूछता है कौन सी आम बैठक में, तो आप बोलेंगे 10वीं आम बैठक में, ठीक। कहाँ के लिए, कहाँ हुई? तो उलान बटोर में हुई। उलान बटोर कहाँ है? तो मंगोलिया में है। मंगोलिया कहाँ है? तो मंगोलिया 3 तरफ से घिरा हुआ है चाइना के साथ में, ऊपर से आपको केवल रशिया इसको घेरता है, ठीक है। मंगोलिया यहाँ से बहुत ज़रा, अच्छा देखिए एक चीज़ और, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है जिसको आप लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़, सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक, कमेंट के थ्रू। एक चीज़ और, बहुत मंगोलिया के साथ में बड़े अच्छे संपर्क हैं इंडिया के। संपर्क क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं को अभी 2-3 साल शायद पहले इंडिया ने ऐसी कोशिश की थी। मंगोलिया, देखिए मंगोलिया डिपेंडेंट है टोटली चाइना और रशिया के ऊपर, राइट। अब 2 के ऊपर जब ये डिपेंडेंट है तो होता क्या है कि या पेट्रोलियम लेगा, कोई भी चीज़ लेगा, क्योंकि लैंडलॉक्ड है, समुद्र से तो कहीं जा सकता नहीं है। इसलिए हुआ ये है कि इंडिया ने इनको रिफाइनरी एक तरीके से बना के एक दे दी है, ठीक। दूसरी चीज़ है, ये वही मंगोलिया है जो कहता था कभी कि हम वो नहीं है जो लिबिर करें, समझे, मतलब अब हम वो गुड्डू पंडित नहीं है जो लिबिर करें, समझे। तो सीन ये है कि वो मंगोलिया है जहाँ से चंगेज खान निकल के आया। पूरी दुनिया में जो तबाही, नरमुंडों की जो उसने मालाएं बनाई, नरमुंडों के जो ढेर बनाए, पूरी दुनिया त्राहिमाम करती थी, समझे। ये वो मंगोलिया है। आज के दिन चाइना टक टक कर रहा है, लेकिन उस समय नहीं बोल सकता था। दूसरी चीज़ है, मंगोलिया को आप जरा देखेंगे जब इसकी हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा, बहुत एकदम ऐसे लोग थे यहाँ पे जैसे मंगोलाइट पहले थे, मंगोलाइट यहाँ पे भी हैं बेसिकली। तो ये कैसे वाले लोग थे? जो भैंस चराने वाले हैं, गाय चराने वाले हैं, बकरी चराने वाले हैं, मतलब घुमंतू किस्म के, राइट। वैसे उसी में जब आप जब इसको देखते हैं चंगेज खान को, तो वो भी वैसे ही था, है ना। तो बस कुल मिला के चीज़ ये है, और इंडिया के साथ में ठीक ठाक अच्छे संपर्क इसमें है, और भी हैं। क्योंकि जब 1971 के अंदर जब इंडिया रेटिफाई कर रहा था बांग्लादेश को एज ए कंट्री, पूरी दुनिया मानने को तैयार नहीं थी, उस समय सहयोग कर दिया था मंगोलिया ने, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या था, तो इसमें ये सारे विश्व स्मृति रजिस्टर है, उसमें अलग अलग जो 20 दस्तावेजी धरोहरों को शामिल किया गया। एक उसमें दस्तावेजी धरोहर का देखिए यहाँ पे नाम लिखा, सुल्ताना का सपना रोकेना हुसैन द्वारा नारीवादी काल्पनिक उपन्यास है, ठीक। दूसरी चीज़ है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है रामचरितमानस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। पंचतंत्र किसने लिखी? आपको सबको पता है, विष्णु शर्मा ने लिखी, ये है। आनंदवर्धन ने लिखी थी सहृदय लोक लोचन, ठीक। ये इंडिया से 3, ये है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ठीक। शुरुआत 1992 में इसकी की गई थी। अब अगले जब आप पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको लिख रही हैं कि ये होता क्या है, समझे,
और ये क्या है, जैसे दूसरे पॉइंट में लिखा है कि रामचरितमानस कब की है, तो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 1574 में अवधी भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में लिखी गई। ठीक। दूसरी चीज़, हरिगीतिका छंद में लिखी गई, हरिगीतिका छंद में लिखी गई। तीसरी चीज़, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, पंचतंत्र है, दंत कथाओं पे है पंचतंत्र। अब पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है, लेकिन प्रमाणिक कोई इसके साक्ष्य उपलब्ध ठीक से नहीं हो पाए हैं। ठीक। 300 BC लिखी गई है, 300 BC पूर्व, बिफोर क्राइस्ट लिखी गई है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाओ। पंचतंत्र की कहानियाँ उपमहाद्वीप, क्या हो गया ये, उपमहाद्वीप से फारस और अरब तक की गई। पता नहीं क्या क्या हो रहा है ये। ठीक है, फारस और अरब तक की गई है। ठीक है। दूसरी चीज़, आनंदवर्धन द्वारा रचित सरहृदय लोकलोचन एक भारतीय काव्य शास्त्र है। आज ये फिर गड़बड़ करने लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, जो 9वीं शताब्दी का है, 9वीं शताब्दी का है, हो सकता है ऐसे आपसे पूछा जाए कौन सी शताब्दी का है। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक अवंतीवर्मन के शासनकाल में ये रहते थे, उसी समय किया गया। देखिए, अब बात देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंपॉर्टेंट, आपको पढ़नी पड़ेंगी। कैसे, जैसे यहाँ पे 3 तो इंडिया से ली गई, ठीक है, अच्छी बात है। एक है सुल्ताना का सपना, सुल्ताना का सपना, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ये जो लिखी हुई सुल्ताना का सपना, ये इंडिया की है, कहाँ की है मुझे नहीं पता, मैंने ना इसको पढ़ा ना देखा। ठीक। अन्य जो ये 16 हैं, अन्य जो 16 हैं ये लिखी हैं, अब इनको रटना नहीं। ठीक, बिल्कुल मत रटना, मन हो तो पढ़ लो, रटने के लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी मुझे, तो इसलिए इनको मत रटना, नहीं तो आप देखें कि सब मिली गई हैं और घटना सार वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चलो सब रट लो, ऐसा नहीं है। या गुरुदेव बोले हैं कि ऐसा कर लो तो मत करो, समझे, फिर ये सब चीज़ें रखेंगे, ये आप रट ही नहीं पाओगे, समझ रहे हैं, इसलिए छोड़ दो इसको। बस सुल्ताना का सपना देखो, जो क्योंकि 3 हेडलाइन में थी, एक उसको ज़बरदस्ती डाला गया है, वो भी रामचरितमानस से पहले डाल दिया। क्यों डाल दिया, जब इसमें ये लिख रहा होगा जो इंसान इसको बना रहा होगा, बड़ा अच्छा काम कर रहा होगा, तो उसने कुछ सोच के डाला होगा, पागल नहीं होगा वो। ठीक है, इसलिए ज़रूर देखो सुल्ताना का सपना। ठीक है, सपने में खो मत जाना बस। भारत लगातार 6ठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट पर शीर्ष पर। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ये अगेंस्ट इंडिया न्यूज़ है। अगेंस्ट इंडिया न्यूज़ का मतलब है इंडिया, घटना ज़रूर अच्छी है, नई है, बढ़िया है, लेकिन ये इंडिया की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छा करके नहीं दिखाती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होगी। कुछ बेसिक अगर जानकारी चाहिए तो ऐसे लिख लीजिए, गैर लाभकारी समूह है एक्सेस नाउ, उसकी की पाइटॉन गठबंधन द्वारा संकलित है। 15 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत 2023 में इंटरनेट शटडाउन के मामले में 116 मामले दर्ज किए गए। जो वैश्विक शटडाउन के 39 जो देश हैं उसमें के मामलों का 41% है, मतलब बड़ा हिस्सा है। ठीक है, शीर्ष पर है, सबसे टॉप पर है। ठीक, जो ये रिपोर्ट आई थी, सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा, इंटरनेट शटडाउन, इसमें बहुत सारी चीज़ों पे, मणिपुर में जैसे हुआ, ये पंजाब में हुआ, इन सब चीज़ों की बात की गई। म्यांमार 37 के साथ अनुसरण कर रहा है इंडिया के बाद दूसरा, ईरान तीसरे नंबर पे है, फिर फिलिस्तीन और यूक्रेन हो गया। पाकिस्तान बहुत पीछे है, ईरान इराक और बहुत पीछे है, समझ रहे हैं। इसको आप देख जरूर लीजिए आप एक बार, लेकिन आने की संभावना देखिए मुझे लग नहीं रही है। आवाज़ आए तो मुझे गालियाँ मत देना प्लीज़ मुझे, क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं केवल चीज़ें सोच सकता हूँ, कई बार मैं गलत भी हो जाऊँगा, कई बार मैं सही भी हो जाऊँगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको बस ऐसे पढ़ने की ज़रूरत है। ये वाला जो टॉपिक है, ये अभी थोड़े दिन पहले ये मैंने आपको क्रॉनिकल में कराया। अब देखिए, मई की घटना है, क्रॉनिकल में मैंने कराई है, भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। ठीक, जिसमें मैंने बताया था भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, ये वायुसेना ने किया। कहाँ किया, आगरा में किया। ये है क्या, पोर्टेबल अस्पताल है, जिसको फोल्ड करके कहीं पे वायुसेना ले जा सकती है। ठीक, और ये किया कहाँ गया, तो मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया, आगरा की। किसने किया, क्या बोलते हैं, वायुसेना ने किया। ठीक है, और जो भीष्म का पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड हिता एंड मैत्री। ठीक, यही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक, अस्पताल का विकास स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त रूप से इनका हुआ है। बस इसमें 200 लोगों के लिए सहायता करने के लिए। ये देखिए, बहुत मुझे याद है कि ये वाला टॉपिक बड़ी अच्छी तरीके से मैंने कवर किया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा और सब चीज़ें बताई थी। ठीक, ये सब चीज़ें 120 किलोग्राम तक का पोर्टेबल वजन उठा लेगा, AN32, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, एक्सरे खून की जांच करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो बस समझ रहे हैं ना मेरी बात। अच्छा, फिर आ गया अगला टॉपिक, इसको भी मैंने कवर किया था। ठीक, अब कवर किया था, अगर आपने नहीं देखी है देखिए,
बहुत सारे लोग इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं जो डेली देखते हैं। डेली अगर मैं जैसे कोई करंट अफेयर्स की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसको डेली देखते हैं, उनको अलग लाभ मिलेगा। अगर आप केवल एक वीडियो देखते हैं या सोचते हैं कि केवल इससे, मैं चीज़ें बहुत इंटर रिलेट कर देता हूँ, ठीक है, उसका लाभ मिलेगा और बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन उसको करना पड़ेगा आपको, राइट। जैसे अगर मैंने क्रॉनिकल बनाई है तो क्रॉनिकल में ये मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के बताया था, पिरुल लाओ पैसे पाओ, पिरुल लाओ पैसे पाओ, पिरुल लाओ पैसे पाओ, ठीक है, आपको पता था, ठीक। पिरुल मैंने बताया था क्या है, चीड़ के पौधे की पत्तियां हैं, चीड़ के पौधे की पत्तियां हैं जो आग लग जाती है, तो इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा, पुष्कर सिंह धामी ने, कि आप ऐसा करो कि पिरुल लाओ, उसके जो पत्ते हैं वो मुझे लाओ, उसके बदले में पैसा दूंगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से इसका ये मिशन शुरू किया गया था। 50 रुपये किलो पिरुल लिया जाएगा, मतलब पत्ते लिए जाएंगे, ठीक है, चीड़ के पत्ते, चीड़ के सूखे पत्ते हैं। अब मान लीजिए ऐसी चीज़ें, थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाइए, ये बात तो सही है कि आग लग जाती है, अच्छी बात है, लेकिन कितने पत्ते आप जमा कर लेंगे, राइट। दूसरी चीज़ है, पत्ते ही ह्यूमरस पैदा करते हैं, पत्ते ही होते हैं जिनके नीचे बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, पनपते हैं, अपना जीवन बचाते हैं, और वही इकोसिस्टम में सहयोग की भूमिका बनाते हैं, चाहे वो कार्बन का वो बना के रखना हो या जो चेंज करना हो, राइट, साइकिल बना के रखना हो, इन सारी चीज़ों को वही सब करते हैं, तो उसके लिए तो हानि है, ठीक है। ये सब चीज़ें सोचिए, कभी कभी मज़ा आ जाता है ऐसी चीज़ें देखने में भी। मेन सेंस में कभी मौका मिलेगा तो लिखोगे आप, ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये है जिले के चकोरी धनारी गांव में पिरुल के उपयोग के लिए बिजली उत्पादन के 25, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आ जाएगी, लेकिन हाँ ठीक है, देख लो। उत्तरकाशी जिला जो है देख लेना, चाइना से कौन कौन से ज़िले लगते हैं इसके। उत्तरकाशी जिला लगता है, बिल्कुल लगता होगा, शायद मेरी समझ से तो लगता है, हो सकता है ना लगता हो, पता नहीं। और कौन कौन से 2-3 जिले हैं शायद वो टच करते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर जगह के लिए। आप ऐसे लिखें कोई रिन्यूएबल, मतलब कहीं पे भी आपको पता नहीं क्या क्या मिल जाए, वहाँ सब जगह ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना है, कौन बना है, इंडिया बना है, राइट। किसने ये रिपोर्ट निकाली, तो यूके स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी है एम्बर नाम से, ठीक है, उसने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के नाम से, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के नाम से निकाली है। इसके अनुसार ये कह रहा है 2015 में जहां वो 9वें स्थान में था सौर ऊर्जा के मामले में, सौर ऊर्जा के मामले में, ठीक है, वहीं 2023 में उसने जापान को पीछे कर दिया है, और जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी। अब जब ये टॉपिक जब ऐसा कभी भी आता तो मैंने बताया था, आप ग्लासगो का जो सिस्टम है उसमें पंचामृत की स्कीम है, उसको याद करिए। भारत ने इसके बाद में एक जो 2023 तक रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य जो रखा था, वो कितना रखा था, 450 गीगावाट, फिर उसको बढ़ा के फिर कितना कर दिया गया, 500 गीगावाट के आसपास, ठीक, याद रखना। जापान 110 बिलियन यूनिट के आसपास था, जबकि इंडिया 113 बिलियन यूनिट, मतलब 3 बिलियन यूनिट और ज़्यादा इसने ऊर्जा उत्पन्न कर दी। बात इसमें यह भी कह रहा 2023 में जितनी बिजली उत्पादन है उसमें 5.5% हिस्सा जो है वो भारत का वैश्विक उत्पादन, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान कितना था, कितना, 2023 में 5.5 था। वैश्विक रुझान के अनुसार भारत ने भी 2023 में अपनी कुल बिजली उत्पादन 5.8% सौर ऊर्जा से पैदा कर दी है, मतलब टोटल बिजली का 5.8% जो था वो पैदा हुआ किससे, तो वो हुआ है आपका सौर ऊर्जा से, ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल लगाते हैं यहाँ पे, जो चीज़ें हैं वो सब साइंस के अंदर आपको पता है। 80 देशों की रैंकिंग की गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसमें ये लिखा है 2000, अब देखिए कहानी, देखिए अंतर, देखिए आपको पता चलेगा क्या है सीन। 2023 के अंदर सौर ऊर्जा का विश्व की चौथी, 2023 भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सर्वाधिक 18 टेरावाट घंटा से अधिक वृद्धि की है, समझे। ये चौथा स्थान नहीं है, चौथी वृद्धि की है, समझे। पहले स्थान पर चीन है 156 टेरावाट घंटा, दूसरे पे अमेरिका मात्र 33, फिर तीसरे पे ब्राज़ील है, इतनी इसने वृद्धि की है इन लोगों ने। देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है, 156 टेरावाट पर। यूएसए कितनी वृद्धि कर रहा है, 33, ठीक। ब्राज़ील कितना कर रहा है, 22। इंडिया कितनी कर रहा है, 18, राइट। जबकि आप देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा दिया है आपके कौन से, अडानी साहब ने, समझे। तो फिर भी देखिए ये स्थिति है। लेकिन रिपोर्ट में ये कहा गया कि चाइना नंबर 1 पे है, अमेरिका नंबर 2 पे, इंडिया तीसरे पे, जापान चौथे पे, जर्मनी 5 पे, ठीक है। बस महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन हुआ है, ये वाली भी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ।
ठीक। तो इसमें अच्छा एक चीज़ और भी है कि अब लेक्चर मेरी समझ से लंबा हो रहा है, ठीक है। वैसे ये वाला मैं टॉपिक कवर कर चुका हूँ, लेकिन अगले वीडियो में भी मैं इसको कवर करूँगा। एक बार रिवीजन हो जाएगा तो क्या बुराई हो जाएगी, ठीक है। बस यही चीज़ है कि उतनी मतलब मैं ये जिसमें लिखा हुआ है इससे ज़्यादा मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन जैसे क्रॉनिकल में बैठ के एक एक चीज़ मैंने बताई और सब चीज़ें बैकग्राउंड हिस्ट्री में सब चीज़ें बताते हुए चलता हूँ, वो मैं चीज़ नहीं करूँगा। अब फालतू में वीडियो लंबा होगा और उसका कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए अगर आपने क्रॉनिकल नहीं देखी है, जो लोग क्रॉनिकल देख रहे हैं उसको इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। जो टॉपिक यहाँ पे मिल रहे हैं उनको, जो क्रॉनिकल में ऑलरेडी हो चुके, इनको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उनको लगेगा कि हाँ, इससे ज़्यादा चीज़ें वहीं पे मैंने करा दी थी, ठीक है। तो इसलिए बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। फिर तेंदुआ की गणना रिपोर्ट है, लेपर्ड गणना रिपोर्ट है, फिर सेला सुरंग के बारे में कुछ चीज़ें हैं, और बस फिर ज़्यादा इसमें चीज़ें और बची नहीं है। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, परेशान मत होना, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बुक ख़त्म कर दूंगा मैं। काफ़ी लोग जैसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस बार करा देना। तो पिछली बार का सीन ये था कि जब एग्ज़ाम टल गया तो लोग भी सब ठंडे हो गए। जब ठंडे हो गए तो फिर मैंने 7-8 वीडियो बनाए थे, फिर बंद कर दिया। इससे पहले वाली जो मैंने बनाई थी उसके तो मैंने पूरे वीडियो बनाए थे, लोगों ने खूब देखा, बहुत सराहा, धन्यवाद दिया। आप भी मुझे धन्यवाद दीजिए, मैं धन्यवाद का आकांक्षी हूँ। बढ़िया कमेंट करिए, बढ़िया सुंदर सा कुछ लिखिए। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो एक इंसान था वो किसने बड़ा अच्छा उसने कमेंट किया, बोला सर बहुत थर्ड क्वालिटी का है आपका मटेरियल। तो मुझे पढ़ के बड़ी हंसी आई, अच्छा भी लगा। खैर ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उससे कहा कि महाशय कृपया ज्ञान वर्धन कर दीजिए हमारा, कि 3rd से मैं 4th पे ना चला जाऊँ तो 2nd पे आने के लिए थोड़ा प्रयास जो है वो करिए। खैर हंसी मजाक की बातें कभी कभी मूड हल्का करने के लिए ठीक होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बना रहने के लिए आपका मेरे साथ में, सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। और हाँ, एक चीज़ और है, अभी याद आई, खैर पढ़ेंगे जो लोग पता चलेंगे तो ठीक है, नहीं पता चलेंगे कोई बात नहीं है। उद्देश्य कुछ था नहीं इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोग प्रोग्राम चलाते थे, मेंटरशिप प्रोग्राम टॉप 50 के नाम से, राइट। और 9 जुलाई से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, ठीक है। उसमें कुछ एडमिशन जो थे उनको ले लिए गए, कुछ एडमिशन बिल्कुल बंद कर दिए गए, ठीक है। तो अब पूरी तरीके से बंद है, राइट। तो इसलिए भड़बड़ाने की आवश्यकता है नहीं, समय है। देखिए जो जितने समय में जो हो सकता है वही करा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग अन्य किसी विकल्प से थे, काफ़ी लोगों को मना कर दिया गया, मजबूरीवश मना किया, कुछ लोग खुद ही चले गए, अन्य घटनाओं की बात है। खैर मतलब अब टोटल कोई प्रोग्राम चल नहीं रहा है, तो इसलिए परेशान मत हो। मुझे मतलब क्या फ़ायदा, आप परेशान होंगे। इसलिए मैं ना कोई अब यूपी पीसीएस के लिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, ना कोई प्रोग्राम रिव्यू ऑफिसर के लिए चल रहा है, ठीक। जितना कार्यभार है हमारे ऊपर उतना बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे रात भर जाग के आपके लिए ये करना पड़ता है। फिर मैं यहाँ पर बैठ के नींद लेता हूँ, ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। खुश रहिए, मस्त रहिए, दिल्ली रहिए या फिर इलाहाबाद रहिए। धन्यवाद।